अरे बातें नहीं यार, अब बस बंद करो। हाँ, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, क्वेश्चंस वाला पार्ट है ना बस। देखो क्वेश्चंस लिख दो, उसमें एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, इन ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या हुआ? चलो बताओ, इधर देखो। देखो इधर, इन सब के अंदर अपने को अरेंज करना है किसमें? कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में। ये क्या हुआ इसको? अच्छा, रेनकोट। देखो इन सबको अपने किसमें अरेंज करना है? कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, अब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं? पोलराइजेशन बढ़ने से। पोलराइजेशन की ट्रिक्स क्या थी, या पोलराइजेशन के लिए, बेटर पोलराइजेशन के लिए क्या कंडीशन थी? बेटर पोलराइजेशन के लिए दो कंडीशन थी, है ना। चार्ज दोनों पे ज्यादा चाहिए और साइज कैटायन का छोटा एनायन का बड़ा होना चाहिए। बस ये कंडीशन अगर है तो आपको पोलराइजेशन बेटर मिलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या वेरी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर इन सबके अंदर देखोगे तो Li प्लस Na प्लस K प्लस Ra प्लस CS प्लस, बोलो कैटायन चेंज हो रहा है। एनायन सब में कांस्टेंट है Cl माइनस, बोलो सही है। एनायन सब में सेम है, कैटायन चेंज हो रहा है। तो अब बताओ कैटायन यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है साइज में या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर साइज में बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर कम होगी, पोलराइजेशन पावर कम होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम आएंगे, क्योंकि पोलराइजेशन कम होगा, बोलो सही है। यहाँ आ जाओ, बताओ यहाँ पे O-2 एनायन सब में फिक्स हो गया, हो गया। लेकिन यहाँ क्रोमियम पे +2 स्टेट है, यहाँ क्रोमियम पे +3 स्टेट है, यहाँ क्रोमियम पे +6 स्टेट है। क्या यहाँ से आने पर पॉजिटिव बढ़ रहा है? पॉजिटिव बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, मतलब ये भी बढ़ेगा, बोलो सही है। आ जाओ इस पे, बताओ F माइनस F माइनस F माइनस, तीनों पे एनायन सेम हो गया। लेकिन यहाँ सल्फर +2 वाला है, यहाँ सल्फर +4 वाला है, यहाँ सल्फर +6 वाला है। बताओ कौन सा वाला सल्फर ज्यादा पोलराइज करेगा F माइनस को? +2 वाला है +6 वाला? +6 वाला, तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। जिंक +2, कैडमियम +2, मर्करी +2, इनके अंदर तीनों के अंदर मैंने पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर लिखवाया था आपको। क्या जिंक से कैडमियम, कैडमियम से मर्करी पोलराइजेशन पावर बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो सल्फर -2 तीनों में सेम है, एनायन तीनों में सेम हो गया। सब कुछ डिपेंड करेगा कैटायन पे। अब कैटायन की पोलराइजेशन पावर जिंक से कैडमियम की ज्यादा, कैडमियम से मर्करी की ज्यादा, मतलब यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, यहाँ कम और यहाँ और कम। आ जाओ इसमें, KCl CuCl में देखो एनायन दोनों में सेम हो गया, हो गया। पर यहाँ पोटेशियम प्लस कैटायन है जिसमें अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ कॉपर प्लस कैटायन है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सूडो इनर्ट गैस, कौन सा? सूडो इनर्ट गैस। और ये कौन सा? इनर्ट गैस। बताओ सूडो वाले की ज्यादा होती है, इनर्ट गैस वाले की? इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस वाले की ज्यादा होती है पोलराइजेशन पावर। अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा ही होंगे। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। Cl माइनस तीनों में सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन यहाँ K प्लस कैटायन है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीच वाला, यहाँ पे Tl+1 कैटायन है कौन सा? 18+2 इलेक्ट्रॉन वाला, याद है? देखो उसमें, और ये Cu प्लस कौन सा आ गया? 18 वाला हो गया। ये इनर्ट गैस, ये सूडो इनर्ट गैस के बीच वाला था। इनके अंदर पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर लिखवा है, कौन सा वाला सबसे कम होता है? इनर्ट गैस। और सबसे ज्यादा कौन? सूडो इनर्ट गैस। मतलब ऑर्डर कैसे आएगा? ऐसा, बहुत समझ में आ रहा है। आ जाओ, AgF, AgCl, AgBr, AgI, सबके अंदर एक चीज कॉमन है, Ag+ कॉमन है क्या? हाँ, मतलब कैटायन कांस्टेंट हो गया। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? एनायन पे। एनायन का चार्ज ज्यादा और साइज भी
ज्यादा, लेकिन चार्ज तो सब पे सेम आ रहा है, -1 -1 -1 -1, लेकिन साइज चेक करो, F माइनस की साइज ज्यादा है कि I माइनस की? I माइनस की, तो यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोलिगेटर भी ज्यादा होगा। आया ऑर्डर समझ में? बहुत इजी है, छापो इसको। अब ठीक है, लाइव। पहले भी क्लियर ही था शायद। चलो ठीक है, अभी ठीक है ना? अब ठीक है, ऐसे रहने दो। डन। 18+2 का कैसे आया है? चलो देखो इधर ध्यान से, 18+2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, ये चीज देखो। जैसे TL+1 है, TL का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 81। आपने पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p1। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा, गिन लो आप, 81 हो गए, ठीक है। अब इनके अंदर आप देखो, इनके अंदर +1 लगने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, आउटोमोस्ट का जाएगा, ये क्या हो गया? 0 हो गया, गया बाहर, है ना। तो अब आउटोमोस्ट शेल कौन है? अभी 6 है, ठीक है। तो 6 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। कितने? 2 है, तो मतलब NS में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब N-1 का चेक करो, N-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल। N-1 मतलब अगर ये N है तो N-1 कितना होगा? 5। 5 में कौन सा आ रहा है? S2 आ रहा है, P6 आ रहा है और D10 आ रहा है। 2 6 और 10 टोटल कितने हुए? 18। इसको बोलते हैं 18+2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ में आया? डन, वो हो गया। आज जब तक लाइव बंद नहीं होगा, हाँ तब तक चलेगा। अब वो आधा घंटे में बंद हो या 20 मिनट में बंद हो, वैसे तैयार रहना, है ना। क्योंकि बहुत पीछे हो गया यार, मतलब बिल्कुल ही ड्रेस्टिक चेंज है तुम लोगों के बैच में, तो बिल्कुल जबरदस्ती कवर ही नहीं हो रहा है कैसे भी। और दोनों बॉयज बैच, तुम्हारा वाला भी और सुबह वाला भी, पता नहीं वहां भी क्यों पीछे चल रहा है। वहां तो गर्ल्स बैच का इसलिए भी आगे हो गया कि वहां पे 2 लेक्चर एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो प्रदीप सर बीच में गायब थे, तो 2 लेक्चर वैसे आगे चल रहे हैं, बाकी तो उधर तो सही चल रहा है। तुम्हारा तो ये बस इसके चक्कर में बिगड़ गया, ब्लर ब्लर ब्लर, सब ब्लर हो गया। चलो ठीक है, हटा दूं, हो गया। देखो डालो हेडिंग, सॉल्विडिटी। सॉल्विडिटी पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट, सॉल्विडिटी एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, सॉल्विडिटी एक ऐसा टॉपिक है कि अपन इसमें कंपाउंड्स को घोल घोल के देख रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। अपना वाटर अपन फिक्स लेके चल रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स होगा 81,
और कंपाउंड को पानी में डाल डाल के देखेंगे कि वो कंपाउंड पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल हो रहा है या इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली मतलब पार्शियली सॉल्युबल है ना। कहने का मतलब ये अपन नहीं करके देखेंगे, बस कल करके देखने का काम कर चुके साइंटिस्ट लोग, लेकिन इसमें एक फैक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी चेक करने में हाइड्रेशन एनर्जी का भी रोल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का भी रोल होता है, कंपाउंड की लैटिस एनर्जी का भी रोल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में जाके एक ही शर्त पे सॉल्युबल होता है जब उसका Le का मैग्नीट्यूड He के मैग्नीट्यूड से कम हो, याद है हाइड्रेशन। तो Le भी अफेक्ट करता है इसका मतलब, और He भी अफेक्ट करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट भी अफेक्ट करता है, और पोलराइजेशन भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल पोलराइजेशन में बताया था कि पोलराइजेशन के बढ़ने के साथ साथ पोलैरिटी कम होती है, याद है पोलराइजेशन बढ़ रहा था तो पोलैरिटी कम हो रही थी, एनायन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा रहा था तो उसका कुछ नेगेटिव कम हो रहा था, और कैटायन की तरफ जा रहा था तो उसका कुछ पॉजिटिव कम हो रहा था, याद आ रहा है कुछ, मतलब ओवरऑल पोलैरिटी कम हो रही थी या बढ़ रही थी। अगर पोलैरिटी कम होगी तो पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में जाके सॉल्युबल होने की टेंडेंसी भी कम होगी, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, आई बात समझ में। तो पोलर ज्यादा तो पानी में पोलर ज्यादा है तो पोलर मतलब पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी ज्यादा होगा, पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो पानी में पोलैरिटी सॉल्युबिलिटी भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पोलैरिटी कम होगी, आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के Le, He, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, पोलराइजेशन, मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को अफेक्ट करते हैं। अब कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाए ये आप और हम नहीं जानते हैं, इवन साइंटिस्ट ऑल्सो वो भी नहीं जानते हैं। कंपाउंड को डाल के देखेंगे कौन से फैक्टर से उसकी सॉल्युबिलिटी निकल के आ रही है, वही फैक्टर के बेस पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर के अंदर, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर के अंदर अधिकांश ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि आप सोच रहे हो कि इसमें ये फैक्टर लगना चाहिए था, पता पड़ा Le की जगह He डोमिनेट कर गया, पता पड़ा Le He दोनों ही नहीं लगा, पोलराइजेशन डोमिनेट कर गया। क्योंकि एक से ज्यादा चीजों पे जब डिपेंडेंसी आती है तो कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाए नहीं बता सकते हैं, पर जैसा बताया गया अपने को रिजल्ट करके कि आपको इनमें ये फैक्टर लगाना है, इनमें ये फैक्टर लगाना है, उसके बेस पे अपन सॉल्व करेंगे और हमारे आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। इस बात को मान के चलना। दो सेक्शन में अपन सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके। पार्ट फर्स्ट मतलब है सिर्फ जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी के। जनरल रूल्स का मतलब ये है कि कौन से कंपाउंड सॉल्युबल हैं, कौन से कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं है, कौन से मोस्ट इनसॉल्युबल हैं, ये अपने को याद रखना है ना। कभी कभी इन जनरल रूल से भी क्वेश्चन बन जाता है, और जब इन जनरल रूल से क्वेश्चन बनता है तो वहां पर सॉल्व करना बहुत भारी पड़ता है उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर अपने को जनरल रूल याद नहीं है तो वो क्वेश्चन कभी भी Le वाले फैक्टर से या He वाले फैक्टर से या पोलराइजेशन वाले फैक्टर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आया हुआ है वो क्वेश्चन, अभी करवाता हूं, है ना। तो जनरल रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी अपने को डील करना है, एक एक करके डील करते हैं। पहला काम क्या है, पार्ट फर्स्ट लिख लिया। पार्ट फर्स्ट क्या है लिख दो उसमें, जनरल रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। पार्ट फर्स्ट मतलब जनरल रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के जनरल रूल्स अपने को पढ़ने हैं। जनरल रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल क्लोराइड्स। फर्स्ट पॉइंट में ऑल क्लोराइड्स, फर्स्ट पॉइंट में ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, all chlorides are soluble in water except, all chlorides are soluble in water except the chlorides of, except the chlorides of, except the chlorides of Ag plus, Hg plus 2, Pb plus 2, Ag plus, Hg plus 2, Pb plus 2। इसको याद करने का तरीका है, इसको अपन बोलेंगे आज, क्या बोलोगे आज, इसको बोलोगे आप होगा, इसको बोलोगे प्रभात। तो आज होगा प्रभात के क्लोराइड्स जो हैं वो पानी में इनसॉल्युबल रहते हैं, बाकी सारे क्लोराइड पानी में हमेशा सॉल्युबल रहते हैं। बताओ आज होगा प्रभात के क्लोराइड क्या बनेंगे, इसका बनेगा AgCl, इसका बनेगा HgCl2, इसका बनेगा PbCl2। ये तीनों क्लोराइड अपने आप में पानी में हाईली इनसॉल्युबल पाए जाते हैं, और तीनों ही व्हाइट PPT की फॉर्म में। कैसा है, व्हाइट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तीनों का। PPT बनने का मतलब ही क्या है कि पानी में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, पानी में इनसॉल्युबल है, उनका केस भी कम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऑल सल्फाइड्स, ऑल सल्फाइड्स SULPHIDES sulfides are insoluble, all sulfides are insoluble, all sulfides are insoluble except
except the sulfides of except the sulfides of फर्स्ट ए मेटल, ऐसे लिखना, फर्स्ट ए मेटल्स मतलब लिथियम प्लस से लेकर के सीजियम प्लस, फर्स्ट ए वाले, फर्स्ट ए मेटल कॉमा अमोनियम प्लस सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड्स, एक्सेप्ट द सल्फाइड ऑफ फर्स्ट ए मेटल्स कॉमा अमोनियम NH4 प्लस आयन जो है अमोनियम सल्फाइड, इनके सल्फाइड को छोड़ करके बाकी सभी सल्फाइड नेचर में सॉल्युबल पाए, सॉरी इनसॉल्युबल पाए गए हैं। ये सब सॉल्युबल होते हैं, ये सारे सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम के सल्फाइड पानी में इसलिए सॉल्युबल हैं क्योंकि अमोनियम में N से जुड़े हुए 4-4 H है, N से जुड़े हुए 4-4 H है। पानी के साथ में क्या कर लेंगे, H बॉन्डिंग, क्या कर लेंगे, H बॉन्डिंग, पानी की O के लोन पेयर के साथ में H बॉन्डिंग करके सॉल्युबल हो जाएंगे, है ना। और फर्स्ट के सल्फाइड इसलिए सॉल्युबल हैं क्योंकि उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर लो फाई वाले मेटल्स हैं, याद है Na+K+, तो लो फाई वाले हैं तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रहती है ना। हालांकि लिथियम वाला भी सॉल्युबल ही रहता है इसके अंदर। अब इसमें कुछ ऐसे सल्फाइड्स भी होते हैं जो मोस्ट इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं, तो इसमें नीचे स्टार लगेगी, पॉइंट लिखो इसी पॉइंट में, मोस्ट इनसॉल्युबल sulfides are of, most insoluble sulfides are of Hg+2, Pb+2, Cu+2, Cd+2 और Bi+3 होंगी। इसको याद करने का तरीका बेटा, इसको बोल सकते हो आप यहाँ पे होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, सीधी और बिंदास। फालतू हो मत करो, फालतू चीजों में तो जबरदस्त दिमाग चलता है तुम्हारा। पढ़ाई के लिए कोई पूछो तो याद ही नहीं आती कुछ चीजें, लिखो चुपचाप। होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास के जो सल्फाइड्स हैं वो पानी में हाईली इंसॉल्युबल पाए जाते हैं। मोस्ट इंसॉल्युबल कौन कौन से होंगे, HGS होगा, PBS होगा, CUS होगा, CDS होगा और Bi2S3 होगा। ये सब अपने आप में पंजाबी, ये सब मतलब ये अपने आप में मोस्ट इंसॉल्युबल है, मोस्ट इंसॉल्युबल है। नालायक तो संगत का असर तो आता ही है। ये अपने आप में मोस्ट इंसॉल्युबल है। क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। एक बार आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा था आपको, और कुछ दिए गए थे आपको यहाँ पर Na2S, Zn, ये CUS और ZnS, ये आपको दिया था। बोला गया था बताइए इन सब में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है इन तीनों का। तो अब बताओ ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको जब Le लगाओगे तो वो भी नहीं लगेगा, H लगाओगे तो वो भी नहीं लगेगा। मतलब वो जो फैक्टर अपन अभी सेक्शन 2 में पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के, वो यहाँ काम नहीं करते हैं, यहाँ पे जनरल रूल्स ही काम करते हैं। अगर आपको पता है जनरल रूल्स की नॉलेज तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपने अभी क्या लिखा कि सभी सल्फाइड नेचर में इंसॉल्युबल है केवल फर्स्ट ए को छोड़ के, अमोनियम को छोड़ के। क्या इनमें कोई फर्स्ट ए वाला है कौन सा, Na2S। तो मतलब ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल। तो ये तो सबसे आगे हो ही गया सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में, है ना, क्योंकि बाकी सब इनसॉल्युबल और ये सॉल्युबल में है तो सबसे आगे हो गया। अब इन दोनों में देखो कोई ऐसा है कि जो इन पांचों में से आता है, मोस्ट इनसॉल्युबल वालों में से कौन सा, कॉपर का। तो ये कहां जाएगा, लास्ट में। तो बीच में कौन आएगा, जिंक सल्फाइड। अब इस तरह से इसका ऑर्डर बनाना था, आया बात समझ में। तो अगर ये जनरल रूल नहीं पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसको लिखो। थर्ड पॉइंट, all hydroxides are insoluble except all hydroxides are insoluble all hydroxides are insoluble except
फर्स्ट ए हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट फर्स्ट ए, ऐसे लिखो एक्सेप्ट फर्स्ट ए। फर्स्ट मतलब बेटा फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट, इसलिए मैंने वहां लिखा था कि आगे भी जब आएगा तो उसको देख के लिख लोगे, पर अपन तो यूनिफॉर्म के साथ कुछ और भी छोड़ा है, दिमाग भी घर पे है ना। क्या करता है, फर्स्ट ए एक्सेप्ट फर्स्ट ए कॉमा अमोनियम NH4 प्लस कॉमा कैल्शियम +2 स्क्रॉन्शियम +2 बेरियम +2 Ca+2 Sr+2 Ba+2 कैल्शियम +2 Sr+2 और Ba+2 कैल्शियम स्क्रॉन्शियम बेरियम हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स आगे लिख दो हाइड्रोक्साइड्स। सभी हाइड्रोक्साइड पानी में इनसॉल्युबल हैं इनको छोड़ करके। कौन से, फर्स्ट वाले, अमोनियम वाले और कैल्शियम स्क्रॉन्शियम बेरियम वाले। नेक्स्ट मत लिखो, इसी में एक पॉइंट लिखो, मोस्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफ, मोस्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफ, मोस्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफ Al+3 Fe+3 Cr+3। कैसे याद करोगे इसको बोलोगे आलू फीका करो। आलू फीका करो के हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्ट इनसॉल्युबल। कौन से होंगे, AlOH होल थ्राइस बनेगा इसका बनेगा FeOH होल थ्राइस, इसका बनेगा CrOH होल थ्राइस। ये रहा। इसकी जो पीपीटी होती है वो होती है जिलेटिनस व्हाइट। कैसी होती है, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी होती है, यहां पर जेल व्हाइट पीपीटी होती है इसकी। इसकी होती है रेडिश ब्राउन। कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी देखी जाती है इसकी यहां पर, और इसकी होती है ग्रीन कलर की पीपीटी। ये मोस्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, next point, all sulfates are soluble in water. All sulfates are soluble in water. All sulfates are soluble in water except the sulfates of Ag2SO4, HgSO4, PbSO4, बोर्ड पे लिखा हुआ है वही आज होगा प्रभात के सल्फेट्स इनसॉल्युबल हैं, कॉमा CaSO4, SrSO4 और BaSO4 ये भी इनसॉल्युबल है। CaSO4, SrSO4, BaSO4 इन सल्फेट्स को छोड़ के बाकी सभी सल्फेट्स नेचर में सॉल्युबल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, all nitrates are soluble in water. All nitrates are soluble in water. Thus they are not found as ores, ORES, ores है ना, ओर होता है ना जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। Thus they are not found as ores in earth crust. आगे फुल स्टॉप लगा के लिखना, nitrates are found in nearby areas of सी शोर्स, समुद्री किनारों पर है ना, सी शोर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर रिजर्वर्स एक्सेट्रा। जहां भी पानी जाके इकट्ठा होता है बारिश का उसके किनारों पर पाया जाता है, सी के आसपास, लेक्स के आसपास, पॉन्ड्स के आसपास, वहां पाया जाता है। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अर्थ क्रस्ट में आपको ओर की फॉर्म में मतलब ऑब्टेन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ओर की फॉर्म में कौन मिलेगा, जो अर्थ क्रस्ट में डिपॉजिट हुआ होगा।
डिपॉजिट कौन होगा? जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि पानी में सॉल्युबल वाला डिपॉजिट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर साल बारिश आती है और भागे उसको ले जाती है। मान लो पहाड़ों पे नाइट्रेट्स बना, एक साल में जितना बना ठीक है, बन गया। अब बारिश का सीजन आया, बारिश का सीजन आया, पानी में सॉल्युबल है, बारिश पड़ी, सॉल्युबल था, बह के निकल गया, निकल गया। तो फिर वो डिपॉजिट कहाँ हो पाया? डिपॉजिट तो हो ही नहीं पाया। डिपॉजिट तो वही होगा जो वहीं रुकेगा, जो पानी के साथ बहेगा नहीं। और कौन नहीं बहेगा पानी के साथ? जो सॉल्युबल है उसमें, या इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है। इसलिए नाइट्रेट्स कभी भी ओर के फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर खुदाई करने पे नहीं मिलते हैं। बारिश का पानी जहां इकट्ठा होता है जाकर के सी शोर्स पे, लेक्स के आसपास, वहां जाके खोदोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल वहां जाके नाइट्रेट्स इकट्ठे हो जाते हैं ओर की फॉर्म में। आई बात समझ में? एआईपीएमटी 2015 में पूछा था, री एआईपीएमटी में, जब वो एआईपीएमटी का पेपर दोबारा करवाया गया था लीक होने के कारण से, तब उस री एआईपीएमटी के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि नाइट्रेट्स को ओर की फॉर्म में ऑब्टेन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल, ऑल अल्कली मेटल सॉल्ट्स, ऑल अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर वाटर soluble, are water soluble except अब ये लिख रहा है इसको नीचे, except NaHCO3, LiF, Li2CO3, Li2C2O4 ऑक्सिलेट, Li3PO4 फॉस्फेट, लिथियम का, लिथियम फॉस्फेट ऑक्सिलेट, कार्बोनेट, लिथियम फ्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इनको छोड़ के बाकी सभी अल्कली मेटल्स जो सॉल्ट हैं वो अपने आप में पानी में सॉल्युबल होते हैं। सर कल मैंने आलू फेंक ही दिए। बहुत बढ़िया राम गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा। कौन बैठा था? हाँ हाँ, अच्छा राम वही है क्या जो कभी यहां भी बैठता था? अरे यार राम गुप्ता, आपको तो यहाँ होना चाहिए था, मैं तो मिस कर रहा हूँ आपको। चलो, क्या क्या हो गया? हो गया ये? हाँ, सॉल्युबिलिटी पार्ट सेकंड, सॉल्युबिलिटी पार्ट सेकंड, सॉल्युबिलिटी पार्ट 2। पार्ट सेकंड सॉल्युबिलिटी करें स्टार्ट। देखो, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो आप मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी? मैं 4 फैक्टर आपके सामने लिख रहा हूं और इन चारों फैक्टर को देख के बताना इनसे रिलेशन जो आएगा सॉल्युबिलिटी का वो कैसा आएगा, डायरेक्टली आएगा या इनवर्सली आएगा। ठीक है, बताओ सॉल्युबिलिटी का रिलेशन He से कैसा आएगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा पानी में हाइड्रेशन ज्यादा होगा, पानी हाइड्रेशन ज्यादा करेगा आयंस का, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। तो He ज्यादा निकलेगी तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी डायरेक्टली। Li से इनवर्सली, Li से इनवर्सली, क्योंकि लेडिसिन ज्यादा होगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर कंपाउंड स्टेबल होगा तो वो टूटेगा ही नहीं पानी में जाके, और पानी में जाके नहीं टूटेगा तो फिर पानी हाइड्रेशन करनी नहीं कर पाएगा आयंस का, और हाइड्रेशन नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम रह जाएगी। पोलराइजेशन से कैसा? इनवर्सली, इनवर्सली, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में जाके सॉल्युबल होने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डायरेक्टली, जितना सॉल्वेंट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, केटायन एनायन के बीच के अट्रैक्शन को उतना ही गुना वीकर करेगा, और जितना गुना वीकर करेगा उतना वो टूट जाएगा, टूटेगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? है ना? हालांकि अपने कोर्स में ये वाला सॉल्वेंट में ये हटा भी दो आप, फैक्टर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट अपन फिक्स मान के चल रहे हैं। कौन सा? वाटर, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स है 81, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट चेंज होगा भी नहीं, इसलिए एप्सिलॉन आर लिखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक वो भी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, उसको बता दिया कैसे करता है। तो आप पहले इसको उतार लो फटाफट से, फिर आगे डील करते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती है इसमें। हो गया? देखो, सॉल्युबिलिटी अपने को दो तरह से बढ़नी है। कैसे? दो तरह से। आपको जो कंपाउंड्स दिए जाएंगे
वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अगर आपको कंपाउंड मिलते हैं बेटा यहाँ पर एस ब्लॉक कंपाउंड, कौन से मिलते हैं? एस ब्लॉक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक कंपाउंड हो या मैं बोल दूं आयनिक कंपाउंड हो, कौन से कंपाउंड हो? आयनिक कंपाउंड्स हो। तो मुझे एक्चुअली ये चेक करना है कि अभी जो अपने फैक्टर लिखे हैं कि सॉल्वेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Le, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू He, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, कब पोलराइजेशन से आंसर देना है सॉल्वेबिलिटी का, कब मुझे Le लगानी है, कब मुझे He लगानी है, अब एक्चुअली वो समझाने जा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो अगर कंपाउंड्स आपको एस ब्लॉक कंपाउंड दे रखे हो या आयनिक कंपाउंड दे रखे हो, तो यहां पर आपको Le, He से आंसर देना है। Le, He आपको डोमिनेट करती हुई दिखेगी, इनसे आंसर निकल के आएगा। अगर कंपाउंड्स आपको P, D ब्लॉक के हो, कौन से? P, D ब्लॉक कंपाउंड्स हो, या मैं बोल दूं कोवेलेंट कंपाउंड हो, कैसे कंपाउंड हो? कोवेलेंट कंपाउंड हो। या फिर अगर मैं बोल दूं यहां पर एक चीज और ऐड करी मैंने, बेरिलियम के हैलाइड्स हो, किसके? बेरिलियम के हैलाइड्स हो। तो ऐसे केसेस में आपको सॉल्वेबिलिटी का आंसर देना है किससे? पोलराइजेशन से। किससे? पोलराइजेशन से आपको यहां पर आंसर देना है सॉल्वेबिलिटी का। P, D ब्लॉक कंपाउंड तक पहुंचते पहुंचते पोलराइजेशन से आंसर क्यों आ रहा है, और एस ब्लॉक कंपाउंड में LeHe से आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि एस ब्लॉक के कंपाउंड मेनली कैसे होते हैं? आयनिक। मेनली कैसे होते हैं? इसलिए आयनिक और आयनिक कंपाउंड की सॉल्वेबिलिटी पानी में कब ज्यादा होगी? जब उसकी Le कम और He, तो LeHe से आंसर आएगा। और P, D ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते बेटा आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है। क्या होता है? साइज छोटा होता है, तो पोलराइजेशन पावर केटायन की बढ़ेगी, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो कौन से कैटायन डोमिनेट करेंगे? कोवेलेंट कैटायन डोमिनेट करेंगे। और कोवेलेंट कैटायन डोमिनेट करेंगे तो आंसर किससे दिया जाएगा फिर? पोलराइजेशन से। इसलिए P, D ब्लॉक कंपाउंड में पोलराइजेशन डोमिनेट करने लग जाता है, और एस ब्लॉक कंपाउंड में जो आयनिक ज्यादा है उसमें LeHe डोमिनेट करता है। तो इसमें LeHe से आंसर देना है और इनमें पोलराइजेशन से आंसर देना है। अब एक डाउट यहां आता है, सब बेरिलियम तो एस ब्लॉक से है, मेटल एस ब्लॉक का है, इसके हैलाइड्स में अपन पोलराइजेशन क्यों लगा रहे हैं, इसमें LeHe क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो मैंने वो एक बात वही कही थी आपको अभी कि आपको नहीं पता कि किसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाए। बेरिलियम के हैलाइड्स में जब सॉल्वेबिलिटी करके देखी गई और उसका जब आंसर निकाला गया, तो ना तो Le से सही आंसर आ रहा था, ना He से सही आंसर आ रहा था, और जब ऑर्डर निकाला उसका तो सही आंसर निकल के आ रहा था ऑर्डर का पोलराइजेशन से। किससे? पोलराइजेशन से। तब उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने बताया इस चीज को कि बेरिलियम के हैलाइड्स में बेरिलियम+2 का साइज इतना छोटा होता है, कैटायन का साइज इतना छोटा होता है कि अपने से जुड़े हुए एनायंस को F-, Cl-, Br-, I- को इतना ज्यादा पोलराइज करता है कि उनके अंदर कोवेलेंट कैटायन डोमिनेट कर देता है। और अगर कोवेलेंट कैटायन डोमिनेट कर जाएंगे तो आंसर पोलराइजेशन से आएगा या LeHe से? पोलराइजेशन से। इसलिए उसमें आंसर किससे आता था? क्या? पोलराइजेशन से। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, इसको स्पेशली ध्यान रखना, बेरिलियम हैलाइड्स में आंसर पोलराइजेशन से दिया जाएगा। अब मुझे कब Le लगानी है, कब He लगानी है, उसके लिए रूल समझो। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई P, D ब्लॉक में तो समझ में आ गया पोलराइजेशन से आंसर आ रहा है ना, लेकिन एस ब्लॉक के कंपाउंड्स में Le कब लगाऊं, He कब लगाऊं, ये तो पता ही नहीं है। तो इनके लिए दो रूल हैं, इसके लिए दो रूल है। अब रूल 1 समझना, यहाँ पे दोनों ध्यान से देखना एक बार रूल क्या क्या है। पहला रूल ये बोलता है, अगर आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं, सुना ध्यान से, आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा बताइए इनमें सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर क्या है ना, सॉल्वेबल कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा। तो उन कंपाउंड्स में आपको ये देखना है कि कॉमन आयन कौन सा है, कौन सा कॉमन आयन ढूंढना। अगर कॉमन आयन जो है वो स्मॉल की कैटेगरी में आता है, किसमें? स्मॉल है। स्मॉल मतलब कौन से? जो अप टू सेकंड शेल खत्म हो जाए, जो सेकंड शेल तक खत्म हो जाए उसको अपन स्मॉल मान के चलेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में बोला जाए F- का कॉन्फिगरेशन लिखोगे 2:2p6 सेकंड शेल पे खत्म। ऐसे अगर मैं O-2 का लिखूंगा 2:2p6 सेकंड शेल पे खत्म। OH- को भी आप छोटा मान सकते हो क्योंकि H का साइज बहुत छोटा होता है और बच्चा सिर्फ O वैसे ही छोटा है। आया समझ में? ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ जैसे Na+ 2:2p6 खत्म, ऐसे में बोलता मैग्नीशियम+2 2:2p6 खत्म, मतलब सेकंड शेल पे सब खत्म हो गए। अगर ये आते हैं कॉमन आयन के रूप में तो फिर आपको यहाँ पर और ले सकते हो यहाँ पे सेकंड कैटायंस। कौन से? सेकंड के कैटायंस को भी अभी सब कुछ छोटा मानना है। अब डाउट यहाँ आना चाहिए आपको, सर सेकंड कैटायंस में तो सारे आ गए, बेरिलियम+2 से लेकर के पूरा बेरियम+2 तक सेकंड ग्रुप है, तो क्या सारों को छोटा मानना है? यस। बेरिलियम+2 मैग्नीशियम+2 तो अपन को छोटा मानना आसान रहता है कि मान लेंगे छोटा है, लेकिन कैल्शियम+2 स्कॉन्शियम+2 बेरियम+2 तो 4th 5th 6th पीरियड में आ गए ना। छठे पीरियड वाला कैटायन भी क्या छोटा माना जाएगा? यस, छोटा माना जाएगा। छोटा मानना है आपको यहाँ पे सेकंड कैटायंस को। क्यों छोटा मानना है सुना ध्यान से, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ पे साइड में समझना है ना, सबका ध्यान इधर देखना। फालतू चीजें लिख रहा है, देखो। अब देखो सेकंड कैटायंस क्यों छोटे हैं, क्यों छोटा मानना है, ध्यान समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बोलता हूं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज ऑर्डर जो आता है ना बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वो ऐसा आता है जैसे यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्कॉन्शियम है और बेरियम है। यही एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना। अब इन सब में जो साइज का ऑर्डर आता है ना, साइज का वो ऐसा आता है, बताओ आप टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है कि कम होता है, और लेफ्ट टू राइट
तो टॉप टू बॉटम अगर बढ़ता है तो ये इस ग्रुप में ही सबसे छोटा और इस ग्रुप में ये सबसे छोटा, तो पूरे एस ब्लॉक में दोनों सबसे छोटे। अब इन दोनों में कौन छोटा? बेरिलियम। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट आने पे साइज छोटा हो जाता है। आया समझ में? तो बेरिलियम सबसे छोटा हो गया। तो इसका साइज छोटा है। इससे बड़ा कौन होगा? लिथियम। लेफ्ट राइट में साइज छोटा हुआ तो लिथियम का बड़ा है। इससे बड़ा कौन होगा? ये मैग्नीशियम, क्योंकि थर्ड शेल का है और ये सेकंड शेल का है। इससे बड़ा कौन होगा? सोडियम, क्योंकि लेफ्ट राइट में साइज छोटा हुआ होगा तो मैग्नीशियम का छोटा, सोडियम का बड़ा। इससे बड़ा कौन है? कैल्शियम। अब कैल्शियम से बड़ा कौन होना चाहिए? पोटेशियम। होता भी है, लेकिन कैल्शियम से पहले बड़ा होता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से पहले बड़ा होता है बेरियम, और बेरियम से भी बड़ा कौन है? पोटेशियम बड़ा है। और इसके बाद में पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। ये साइज ऑर्डर होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का। ये साइज ऑर्डर होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, जिसमें देखो कैसे, देखो यहां क्या बन रहा है? ई क्या बन रहा है? एक तरह से ई बन रहा है, ऐसे जाना स्टार्ट किया आपने, है ना। और यहां क्या बन रहा है? एन। क्या बन रहा है? एन बन रहा है, एन, है ना। तो ई एन साइज ऑर्डर बोल देते हैं इसको एक बार अपन याद करने के तौर पे, है ना। अब यही सेम ऑर्डर जो होता है बेटा, वो अपने आप में इनके आयंस में भी होता है। किसमें? आयंस में। अगर आप इनके ऊपर सब पे प्लस लगा दो, क्योंकि अल्कली मेटल्स में प्लस ही आएगा, और इन सब पे +2 आएगा। अगर आपने इन पे +2 लगा दिया, अब यही सेम ऑर्डर इनके आयंस का भी बन जाता है। बहुत कम होता है ऐसे ग्रुप्स में कि आयंस का ऑर्डर और एटम्स का ऑर्डर बिल्कुल न्यूट्रल एटम का ऑर्डर सेम आता है। इसमें आता है एस ब्लॉक के अंदर। तो अगर आप देखो इस सब के अंदर, सुनो ध्यान से, पोटेशियम प्लस का साइज इन सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भाई इन सब में ये सबसे बड़ा, और इससे भी बड़ा कौन? मतलब पोटेशियम प्लस इन सबसे बड़ा, है ना। पोटेशियम प्लस से छोटा कौन है? सोडियम प्लस। और पोटेशियम प्लस से छोटे कौन है? ये सारे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये सारे एक तरह से सोडियम प्लस जैसे तो है, पोटेशियम से छोटे। अरे बोलो ना, सोडियम प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे आप? 2s2p6। और जब ये इससे छोटा है और ये सारे भी इससे छोटे हैं, तो ये सारे एक तरह से कैसे वर्क कर रहे हैं? 2s2p6 जैसे ही वर्क कर रहे हैं सेकंड शेल तक। समझ पा रहे हो? जा रही है बातें या ऊपर से निकल रहा है? ईमानदारी से बता देना, तो फिर उस हिसाब से चेंज करूंगा पढ़ाने का तरीका। आ रहा है समझ में? पक्का? भाई ये सारे अगर इससे छोटे हैं और सोडियम प्लस इससे छोटा है, तो एक तरह से ये सारे सोडियम की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, है ना। और सोडियम को हमने कौन से आयन में कंसीडर किया? छोटे में कि बड़े में? छोटे में। तो ये सारे भी किस में आएंगे? छोटे में आएंगे, इसलिए छोटा है। कौन सा है? छोटा है। अब यहां पे आ जाओ, सारे सेकेंडरी केटायन छोटे हो गए। अब ऐसा केस हो, देन ऐसे केस में क्या लगाओगे? देन सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है छोटे वाले, अगर छोटा कॉमन आयन चलता है तो फिर Li से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? Li से। मुझे पता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर Li से इनवर्स आता है। रिलेशन कैसा था? इनवर्स आता है, ठीक है। और यहां पे लिख भी देता हूं मैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम के जो आपको कंपाउंड दिए जाएंगे उसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। हालांकि आप एली लगा के देख लेना, एली लगा के देखोगे आपको आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा। याद भी कर लो, इंक्रीजिंग आएगा, डायरेक्टली लिख दो, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब कॉमन आयन का सुनो ध्यान से। अब नेक्स्ट चेक लिया मैंने सेकंड रूल, यहाँ पे सुनते जाना ध्यान से। सॉल्युबिलिटी के रूल्स बहुत अजीबोगरीब है ना, लेकिन जब इसको अप्लाई करते ना अभी ऑप्शंस में, आप फटाफट अप्लाई कर दोगे, खुद ही सारे ऑर्डर बताओगे, इंक्रीजिंग जाएगा डिक्रीजिंग जाएगा, है ना। अभी देखना, यहां लिख देता हूं मैं इसका साइज ऑर्डर। बताओ साइज ऑर्डर क्या लिखा था अभी अपने? क्या सेकेंडरी केटायन से सेकेंडरी केटायन सबसे छोटे हो गए? पोटेशियम प्लस से छोटे के बड़े? छोटे। और पोटेशियम प्लस से मैं Cl माइनस को बड़ा लिखूंगा छोटा लिखूं? बताओ। Cl माइनस को मैंने बड़ा लिखा है यहाँ पे। बताओ Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18। और पोटेशियम प्लस के भी कितने? 18। क्या ये आइसोलेटोनिक हो गए? जब आइसोलेटोनिक स्पीशीज होती है ना बेटा, तो उसमें नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज का साइज बड़ा होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज से। ये चीजें बेटा पीरियोडिक टेबल की हैं। माना अपना पीरियोडिक टेबल नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलो पीरियोडिक टेबल 11th का टॉपिक है और 11th आपकी हो चुकी है। और ये इतनी बेसिक चीज है कि आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो सुनते जाओगे ना तब भी काम चल जाएगा। जितना सा पता है ना उतना भी काम चल जाएगा, कि जब भी आइसोलेटोनिक स्पीशीज आएगी हमेशा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज का साइज पॉजिटिव वालों से बड़ा होगा, और नेगेटिव में जितना चार्ज बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव में जितना चार्ज बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा। आया समझ में? तो मुझे अगर यहाँ साइज ऑर्डर लिखना है तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये इस साइज ऑर्डर को भी यूज करेंगे अपन थोड़ी देर में, है ना। अब आ रहा है बेटा क्या? रूल 2। क्या आ रहा है? रूल 2। अगर कॉमन आयन, इफ कॉमन आयन अगर निकलता है लार्ज, कौन सा? लार्ज कैटेगरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने यहाँ पर रुबिडियम प्लस लार्ज है, सीजियम प्लस लार्ज है, या कोई ऐसा पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन जैसे पॉलीएटॉमिक एनायन हो, जैसे यहाँ पर हो कार्बोनेट हो, लार्ज है,
सल्फेट हो लार्ज है, SCO3 माइनस लार्ज है, नाइट्रेट लार्ज है, नाइट्राइट लार्ज है। अगर ऐसा कुछ निकलता है जिसमें एक से ज्यादा एटम वाले एनायन है, 4 एटम है, 3 तो ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक है, इनको भी लार्ज की कैटेगरी मानना है। तो ये अगर आते हैं देन सॉल्युबिलिटी जो होती है वो He से डिसाइड होती है। किससे डिसाइड होती है? He से डिसाइड होती है। और एंड सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो आता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। कैसा आता है? डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकल करके आता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर टॉप टू बॉटम आने पर। तो जब कॉमन आयन छोटा होता है ना बेटा, तब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बढ़ता है। छोटा है तो बढ़ता है और बड़ा है तो घटता है। छोटा है तो बढ़ा दो, बड़ा है तो घटा दो। ऐसे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। आया समझ में? अब इस पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया अपने, यहाँ पे देखना ध्यान से। देखो यही ले रहा हूं मैं इस जगह, करें स्टार्ट। देखो एग्जांपल ये आपने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स की बात करते हैं। अब अपन को अप्लाई करना है इन दोनों ऑर्डर्स को जो अपने को पढ़ा है उनको। फर्स्ट लिए जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है LiF, NaF, KF, RbF और CSF। सब ध्यान से सुनना एक बार, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार समझ में आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। आपने लिया ये एग्जांपल लिया, एक बार लिया आपने Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2, ये लिया है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया आपने यहाँ पर, लेट्स सपोज थर्ड नंबर पे BeCO3, MgCO3, SrCO3, कैल्शियम CO3, SrCO3 और BaCO3, ये ले लिया आपने यहाँ पर। लेट्स सपोज आपने लिया है यहाँ पे, मान लीजिए LiNO3 या फिर LiNO3 ना लेकर के BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। चलो पहले 4 लेते हैं, उसके बाद में और सॉल्व करेंगे, है ना। ये लिया आपने यहाँ पर। इन चारों में आपको बोला गया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए। हमारा काम पहला क्या है? स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ तो नहीं है बेटा, किसी का भी नहीं आया मैसेज। पल्लवी री लॉग इन करो बेटा। परफेक्ट आ रही है, आ रही है ना? हाँ ठीक है। देखो अब देखो जो चीजें अपन ने यहाँ समझी हैं अभी, अब इस चीज को अप्लाई करते हैं। देखो ये समझने में टफ पड़ती है, मानता हूं मैं। अभी अपने समझा बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, हो सकता है किसी को 80% समझ में आया हो, किसी को 70% समझ में आया हो, लेकिन अगर वो 70% भी आया ना, इसमें अप्लाई हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। देखो ध्यान से कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ लिया, आपको जो कंपाउंड चाहिए वो बोला गया कौन सा बेटा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, है ना। सब में पहले आप चेक करो कॉमन आयन कौन सा है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कॉमन आयन जो कौन है वो F- है। F- कॉमन आयन है। देखो सभी के अंदर F- आ रहा है कि नहीं आ रहा है? F- सभी में आ रहा है, यही कॉमन है। बाकी सब तो कटायन तो चेंज हो रहे हैं, है ना। F- कॉमन है। स्मॉल है कि लार्ज है? स्मॉल है। तो He से डिसाइड होगा या Li से? Li से डिसाइड होगा। निकाल लें Li का ऑर्डर। हाँ बताओ, यहां से यहां जाने पे Li का मतलब पता है आपको? U। और U जो है वो चार्ज के मल्टीप्लीकेशन तो डायरेक्टली और रेडियस पे इनवर्सली, याद है आपको, है ना। अब यहाँ 400 सब में सेम चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 मतलब 4 सेम है। गो फॉर द रेडियस फैक्टर नाउ। यहां से यहां जाओगे तो एनायन की रेडियस मतलब F- की रेडियस तो कांस्टेंट है, क्योंकि F- सब में सेम है। और केटायन की रेडियस जो है वो बढ़ रही है। तो U क्या होगा? कम। और U कम होगा तो सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ऑर्डर कैसा आएगा? ऐसा आएगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ऐसा। हाँ तो यही तो अपन ने लिखा था कि जब कॉमन आयन छोटा हो तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, टॉप टू बॉटम जाने। यही तो लिखा था। तो टॉप टू बॉटम में तो आ रहे हैं अपन, Li, Na, K, Rb, CS, है ना। मैंने कहा था ना, आप अप्लाई करके देख लेना भले से, लेकिन याद भी कर लो आप कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अगर कॉमन आयन छोटा है तो ऑर्डर को बढ़ा देना, कॉमन आयन बड़ा है तो ऑर्डर को घटा देना। आया समझ में, है ना। अप्लाई करके देख लिया अपन ने। यहाँ पे आ जाओ, इस पे यहाँ पर एक बार Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2 सबके अंदर देखा जाए तो O-2 कॉमन है, वो सही है। और ये स्मॉल है कि लार्ज है? स्मॉल है। कैसा है? स्मॉल। अरे ऑक्साइड तो स्मॉल है बेटा, है ना। स्मॉल आ रहा है, स्मॉल है तो पक्का है ऑर्डर कैसा आएगा? बढ़ते क्रम में। कैसा आएगा? बढ़ते क्रम में। चाहो तो लगा के देख लो आप Li। यहां से यहां जाने पर एनायन की रेडियस कांस्टेंट है O-2, और केटायन की रेडियस लिथियम से लेकर सीजियम तक बढ़ रही है। तो ये कांस्टेंट और ये बढ़े तो U क्या होगा? कम। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। आया समझ में? आप क्लियर हुआ? लगाना क्लियर हुआ? आ जाओ इस पे। यहाँ पे इन सब में देखो CO3 - 2 आयन कॉमन है क्या? लार्ज के स्मॉल? लार्ज। कॉमन एंड लार्ज हो तो Li विल बी डिसाइडिंग फैक्टर और He। खड़े हो आप, नहीं खड़े हो जाओ बेटा, मुंह धोआओ। अरे धोआ बेटा, तेरे लिए सही है बेटा, समझ में आएगी चीजें तो अच्छा रहेगा। अभी सो जाएगा अभी, है ना।
बुरा मत मानो इस चीज का, वो कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें हो जाती हैं, बहुत कॉमन सी बात है। पर ठीक है, मुंह धोया करो। आपको लगे ना कि भाई मुझे नींद आ रही है, अपने आप उठ के चल जाओ। उससे आपका यही दिखेगा कि आप अटेंशन पे करना चाहते हो, इसीलिए जा रहे हो। सीरियस हो, जो सीरियस नहीं होगा वो सो ही जाएगा। सिंपल सी बात है ना। देखो इधर BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BeCO3, सब में कॉमन आयन कौन सा है? कार्बोनेट है। लार्ज है तो ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय He और Le? He से डिसाइड होगा। अब मुझे बताओ He किस पे डिपेंड करती थी? याद है आपको? He भी इसी पे डिपेंड करती थी। He पे भी वही चार्ज पे और डायरेक्टली और रेडियस पे इनवर्सली, याद है आपको? है ना? तो बताओ यहां पर सब में एनायन का हाइड्रेशन तो सेम होगा पानी में जाने पर, क्योंकि सब में सेम है। अब साथ वाले केटायन का जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल, जितना कम हाइड्रेशन होगा उतना कंपाउंड कम सॉल्युबल। आया समझ में? अब केटायन का हाइड्रेशन ज्यादा कहां होगा? जहां चार्ज ज्यादा और साइज। अब चार्ज तो सब में सेम है, +2 +2 +2 +2 +2, बोलो सही है? किस पे देखोगे? साइज से। क्या यहां से यहां आने में साइज बढ़ रहा है? अगर साइज बढ़ेगा तो He कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी, क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है? डायरेक्ट। सॉल्यूशन रिलेशन के साथ है, ये रहा है। आया समझ में? हाँ, तो यही तो कहा था अपन ने कि He जब डिसाइडिंग फैक्टर होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम आने पे। आया समझ में? पक्का? हाँ, आ जाओ इस पे बताओ यहां पर। अब देखो सल्फेट कॉमन है कि नहीं है? लार्ज के स्मॉल? लार्ज है तो He विल बी डिसाइडिंग और Le? He होगा तो ऑर्डर कैसा आएगा? डिक्रीजिंग में। बोलो सही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग होगा, है ना? अब एक बात और सुनो, अगर ये भूल जाओ, मान लो, सब सुन लो ध्यान से, अगर ये भूल जाओ कि Le लगाना है या He लगाना है ना, कब Le लगाना है कब He लगाना है, यही भूल गए, है ना? ये याद रह गया कि सर ने बताया था कॉमन आयन चेक करना है, कॉमन आयन भी निकाल लिया, स्मॉल है कि लार्ज है, लेकिन ये भूल गए कि स्मॉल में Le लगाना था या He लगाना था, लार्ज में Le लगाना था या He लगाना था, ऐसे भूल जाओ। तो एक देसी फंडा हमेशा की तरह देखो ध्यान से, बताओ कोई भी कंपाउंड पानी में कब सॉल्युबल ज्यादा होता है? जब He का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और Le का मैग्नीट्यूड कम हो। पानी में जाके अगर वो टूटेगा आयंस में, तभी तो पानी हाइड्रेशन करेगा, वो हाइड्रेशन करेगा तो सॉल्युबल कर लेगा, है ना? तो हाइड्रेशन होने के लिए पानी में जाके टूटने की जरूरत है। टूटेगा कब? जब उसका लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? वीक होगा, लैटिस वीक हो। और लैटिस कब वीक होता है? छोटा छोटा, बड़ा बड़ा या छोटा बड़ा? छोटा बड़ा। छोटा छोटे के साथ में स्टेबल लैटिस बनाता है, बड़ा बड़े के साथ में स्टेबल बनाता है। छोटा बड़ा जब भी आएगा वीक लैटिस बनेगा, अनस्टेबल लैटिस बनेगा। और जो अनस्टेबल होगा वो पानी में जाके जल्दी टूट जाएगा। बोलो सही है? और जो जल्दी टूट जाएगा वो पानी में आयंस में जल्दी फ्री हो गया, हाइड्रेशन हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? अब आ जाओ यहाँ पे रिलेट करते हैं इस चीज को, सुनना ध्यान से। इसमें देखो यहाँ LiF, NaF, KF, RBF, CSF, पहले वाला एग्जांपल पे आ जाओ। कॉमन आयन कौन सा था? F1। छोटा के बड़ा? मतलब सबके अंदर अगर देखा जाए तो छोटा था एनायन तो सबके अंदर है। मान लो सबके अंदर ये F- है ना, सबके अंदर ये F-, ये सबके अंदर F- है, इन सभी के बात कर रहा हूं, ठीक है सबकी। अब साथ में जुड़ा हुआ केटायन चेक करो। पहले वाला केटायन जो है लिथियम प्लस, छोटा के बड़ा? मतलब इसके साथ जो केटायन जुड़ा हुआ है लिथियम प्लस, वो छोटा है। तो छोटा छोटे के साथ में स्टेबल लैटिस या वीक लैटिस? स्टेबल लैटिस। और यहां से यहां आते आते केटायन कैसा हो गया? बड़ा। तो यहां आ गया सीजियम प्लस। कौन आ गया बेटा? सीजियम प्लस आ गया। तो सीजियम प्लस और F-, बड़ा केटायन छोटा एनायन। अनस्टेबल लैटिस या स्टेबल लैटिस? अनस्टेबल लैटिस तो जल्दी टूटेगा या मुश्किल से टूटेगा? जल्दी टूटेगा। तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी तो ज्यादा आनी थी, आगे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ज्यादा, उसका कम। बोल सही है? आज समझ में? छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ। छोटा स्टेबल होगा बड़े छोटे के साथ और बड़ा स्टेबल होगा बड़े के साथ। छोटा बड़ा जहां आया सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम आने वाली। आया बात समझ में? क्योंकि पैकिंग वीक है, लैटिस वीक है। आ जाओ इसके बाद में इस एग्जांपल पे, बड़े वाले पे, एक कॉमन आयन बड़े का भी देखते हैं। अगर कॉमन आयन बड़ा हो, देखो सब में बड़ा है, मतलब कॉमन आयन सब में ही बड़ा चल रहा है। बोलो सही है? अब साथ वाले, अब कॉमन आयन अगर बड़ा चल रहा है तो हाइड्रेशन सबका बराबर होगा, इनका तो एनायन का तो, इसमें भी सब में एनायन सेम है ना, सबका हाइड्रेशन सेम होने वाला है। अब साथ में केटायन कौन सा है? यहाँ जो कॉमन आयन है उस बड़ा वाला, उसके साथ में केटायन बहुत छोटा है, Palladium+2। और यहां से यहां से आने पे केटायन का साइज बढ़ता गया। तो मैं कहता हूं यहां तक आते आते दोनों केटायन एनायन बड़े हो गए और यहां केटायन एनायन दोनों ही छोटे थे। तो जहां छोटा बड़ा था वहां रिपल्शन ज्यादा था। लैटिस स्टेबल क्या अनस्टेबल? और ये वाला, तो जो अनस्टेबल है वो पानी में जाके टूटेगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है और सॉल्युबिलिटी सबसे कम आएगी क्योंकि स्टेबल लैटिस। बात समझ में आई क्या? ये बेसिक फंड, मैंने कहा ना वो छोटा सा नोट था लेकिन वो बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। अगर आप ये भूल जाओ कि कहाँ लगाना था, कहाँ लगाना था, ये देसी फंडा लगा देना, सही आएगा।
हमेशा सही आएगा एक्सेप्शन केसेस को छोड़ करके, क्योंकि एक्सेप्शन तो है ही एक्सेप्शन इसीलिए क्योंकि वहां पे नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है ना। 4 एक्सेप्शन केसेस अभी समझाऊंगा। बोले बात समझ में आई सभी के? तो ये 4 एग्जाम्पल तो ये लिखो, उसके बाद में और एग्जाम्पल्स भी हैं, यहां तक लिखो पहले पूरा फटाफट। लाइव वालों ऑल क्लियर बेटा? क्या एलईएच सेम है? क्या सेम है? फैक्टर सेम है बेटा। अरे तो फैक्टर सेम होने से प्रोसेस थोड़ी सेम हो गया। एलई का मतलब क्या होता है? किसी कंपाउंड के बनते वक्त निकलने वाली एनर्जी को एलई बोलते हैं। और एच मतलब क्या है? उसी कंपाउंड को पानी में डालने के बाद में हाइड्रेशन जो हुआ उसमें निकलने वाली एनर्जी को एच बोलते हैं। फैक्टर सेम होने से प्रोसेस थोड़ी सेम हो गया। हाँ, फैक्टर से क्वेश्चन सॉल्व हो या ना, क्यों नहीं होगा, कर तो रहे हैं। फैक्टर से तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और किससे करेंगे? अरे यार पोलराइजेशन और लैटिस एनर्जी में कोई रिलेशन ही नहीं है, किसे होगा? पोलराइजेशन डिफाइन करता है कोवेलेंट कंडक्टर को, एल डिफाइन करता है प्योरली आयनिक कंपाउंड को, कोई रिलेशन नहीं है, नथिंग। ऐसे मन से उल्टे सुल्टे डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन मत बनाया करो। जो लिखवा रहा हूं बस वही मान के चलो वही है, कुछ होता तो मैं भी लिखवा देता। हाँ, आयनिक कंडक्टर कम होंगे बिल्कुल। हाँ, डन। आशिका क्लियर? ओके, हो गया होगा अब तो।
ये सेकंड कॉलम हटा रहा हूं मैं अब, है ना। हो गया अब तो। सब बोर्ड पे देखो अब ध्यान से। देखो इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स यहाँ अब लिखना छोड़ दो, एक मिनट अभी देख लो सब एक बार। देख लो काफी इंपॉर्टेंट है, चीज समझ लो एक बार। आपको वो और एग्जांपल्स दिए गए हैं 5 से लेकर 9 तक के, ये एग्जांपल्स में भी आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ही बताना है, ठीक है। लिख रहे हो गया अभी भी? हो गया ना। देखो इधर एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, बताओ कौन से ब्लॉक का है एजी? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, किस ब्लॉक का है? कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। एफईबी डी ब्लॉक का। एसएन पी ब्लॉक कार्बन फैमिली का है। तो ये
डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना। और ये क्या दे रखे हैं आपको, बेरिलियम के हैलाइड्स हैं, बेरिलियम के हैलाइड्स। और मैंने क्या लिखा था, पी ब्लॉक डी ब्लॉक कंपाउंड हो या बेरिलियम के हैलाइड्स हो, आपको पोलराइजेशन से देना है या एलईएच से पोलराइज। तो यहां पर इन सब में आपको देखना है सॉल्बिडिटी, व्हाट सॉल्बिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, चेक करो अब यहाँ पे बताओ एजी प्लस सब में कॉमन है, लेकिन अब एफ माइनस जो सबसे छोटा है वो सबसे कम पोलराइज होगा और आई माइनस सबसे ज्यादा पोलराइज होगा। जो ज्यादा पोलराइज होगा उसमें कोवलेंट डेटा ज्यादा आएंगे, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, सॉल्बिडिटी उतनी ही, तो ऑर्डर कैसा आएगा ऐसा। बोलो सही है, क्लियर है ना। आ जाओ इसमें बताओ कौन ज्यादा पोलराइज करेगा Cl माइनस को, Fe+2 वाला या +3 वाला। हाँ +3, जितना चार्ज बढ़ेगा कैटायन पे पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी ना, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट डेटा बढ़ेंगे, सॉल्बिडिटी कम हो जाएगी। बोलो सही है ना। आ जाओ इस पे बताओ एसएन, ये Cl माइनस एनायन तो सेम हो गया। अब Sn+2 ज्यादा पोलराइज करेगा या +4, प्लस वाला पोलराइजेशन ज्यादा, सॉल्बिडिटी कम, सही है। आ जाओ BF2 सब में कॉमन है, मतलब कैटायन सब में सेम हो गया। अब चेक करो कौन सा एनायन सबसे ज्यादा पोलराइज होगा, सबसे बड़ा वाला है छोटा वाला, बड़ा वाला F माइनस है या I माइनस है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, सॉल्बिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। बोलो सही है, आ गया। आ जाओ ये क्या दे रखे हैं आपको, BF2 BaCl2 BaBr2 BaI2। बताओ यहाँ पे कॉमन आयन कौन है, Ba+2। छोटा मानू कि बड़ा मानू, क्यों क्यों, हाँ सेकंड है, कौन सा है ये, और सेकंड के कैटायंस कैसे थे, छोटे, कैसे थे, छोटे थे। और सेकंड का छोटा कैटायन है, छोटा कैटायन है तो ऑर्डर कैसा होगा, बढ़ते क्रम में होगा। कैटायन छोटा मतलब आयन अगर कॉमन आयन छोटा है तो ऑर्डर बढ़ा दो, आए समझे। अब कुछ ऑर्डर्स ऐसे जो एक्सेप्शनल हैं, जो सॉल्बिडिटी का जैसा हम सोचते हैं वैसा ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। अब सुना ध्यान से, ध्यान समझना क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कोशिश करता हूं समझाने की आपको। यहाँ पर Na2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 CH2CO3 फर्स्ट ए वाले कार्बोनेट दे रखे हैं आपको यहाँ पे, है ना। बताओ सबसे इसमें कॉमन आयन कौन सा है, CO3 माइनस, लार्ज के स्मॉल, लार्ज है। ऑर्डर विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। जब कॉमन आयन बड़ा हो तो ऑर्डर डिक्रीजिंग आना चाहिए, है ना, घटते क्रम में आना चाहिए। लेकिन ऑर्डर कैसा आता है, इंक्रीजिंग, उल्टा ऑर्डर आता है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है। कैसे आता है ऑर्डर उल्टा, समझाने की कोशिश करता हूं आपको क्या रीजन है इसके पीछे यहाँ पर, है ना, ध्यान समझना। बताओ अगर ऑर्डर रियल में डिक्रीजिंग ही आता तो कौन से फैक्टर से आता, Le या He, He बड़े आयन में अपन क्या लगाते हैं He, और छोटे में Le लगाते हैं। पर यहाँ ऑर्डर कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब Le के हिसाब से आ रहा है या He के हिसाब से, Le के हिसाब से आ रहा है। उल्टा क्यों बोल रहे हो सब, अरे कॉमन आयन बड़ा हो तो ऑर्डर किससे निकालते हैं, He से, है ना, कैसा, डिक्रीजिंग। लेकिन ऑर्डर कैसा आ रहा है, उल्टा, मतलब He के बेस पे आ रहा है या Le के बेस पे, Le के बेस पे आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लेटिस एनर्जी डोमिनेट करके, है ना। अब लेटिस एनर्जी डोमिनेट करके मतलब लेटिस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, पानी में जाके टूटा नहीं, जब भी तो पानी में हाइड्रेशन नहीं हुआ ना। बोलो सही है, सॉल्बिडिटी कम हो गई। तो अब यहां लेटिस स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया समझना। लेटिस का मतलब क्या होता है, लेटिस का मतलब क्या होता है, एक कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, याद है कई बार बना चुके हैं। तो यहां मान लो, फिर भी नालायक को देखो नींद आ रही है इसको, मुंह धोया है तब भी उबाल से ले रहा है, ऐसे कर रहा है, अब गजब कर रहा है यार, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, ले तेरे को घोल दूं पानी में, आजा, सॉल्बिडिटी देखे तेरी, नालायक क्या करता है, सो जा रहा है बीच बीच में। देखो इधर दोबारा देखो, तो कैटायन एनायन का अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं, है ना। ये एनायन मान लो CO3-2, कितना बुरा लगेगा कि आप पढ़ा रहे हो आपके सामने मतलब कैसा यार, गजब कर रहे हो तुम लोग, मेरे पे क्या बीतेगी, मेरा तो पूरा मनोबल ही टूट गया। अब तुम याद ही कर लो इनको, फिर गजब करते हो यार, सलंग सामने बिल्कुल। देखो ये देखो यहाँ पे CO3-2 ये रहा, एनायन ये रहा, है ना, एनायन होगा कैटायन होगा, एनायन होगा कैटायन होगा, एनायन होगा कैटायन होगा, ऐसे 3D स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो बीच में कौन आएगा, कैटायन आएगा, है ना। अब मान लो कैटायन कौन है यहाँ पे, लिथियम प्लस, कैसा है, लिथियम प्लस। एनायन तो बड़ा है और कैटायन छोटा सा है, कैटायन कैसा है, छोटा सा है, यहाँ पे तुम पे तो नहीं आया ना, हाँ कैटायन छोटा सा यहाँ पे रहा, लिथियम प्लस, बोलो सही है। अगर एक ही कैटायन होता लिथियम प्लस यहाँ पे, तो एनायन एनायन का बड़ा साइज होने के कारण से एनायनिक एनायनिक रिपल्शन बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ता। लेटिस वीक होता कि स्ट्रॉन्ग हो जाता, वीक हो जाता और जल्दी टूट जाता, और जल्दी टूट जाता सॉल्बिडिटी मैक्सिमम आती है ना। पर सॉल्बिडिटी मैक्सिमम आ रही कि मिनिमम आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे लेटिस वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, क्यों हो गया स्ट्रॉन्ग, रीजन से उसका रीजन क्या है, लिथियम कैटायन यहाँ एक है कि दो है, दो है, तो एक और होगा यहाँ पर। अगर एक ही होता तो एनायन एनायन का बड़ा साइज होने के कारण से एनायनिक एनायनिक कांटेक्ट बढ़ता, रिपल्शन बढ़ता, लेटिस वीक हो जाता। लेकिन बीच में एक और कैटायन के आ जाने के कारण से एनायनिक एनायनिक कांटेक्ट कम हो गया, अरे दूर दूर हो गया, एक तरह से बीच में कैटायन आ गया। अब एनायनिक एनायनिक कांटेक्ट कम हुआ तो रिपल्शन कम हुआ, लेटिस को स्टेबलाइज किया, है ना। दूसरी बात अट्रैक्शन भी बढ़ गया,
रिपल्शन कम होने के साथ। कैसा? पहले एक केटायन एनायन में अट्रैक्शन था, अब एक केटायन एनायन में या दो केटायन एनायन में अट्रैक्शन है। हाँ, तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। लैटिस स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? स्टेबल हुआ। स्टेबल हुआ तो फिर पानी में जाके टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी लीस्ट के मैक्सिमम लीस्ट, इसलिए लीस्ट सॉल्युबिलिटी आती है और ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आती है। आया समझ में? क्यों यहाँ पे उल्टा पड़ गया? पैकिंग फैक्टर था यहाँ। कौन सा फैक्टर था? पैकिंग फैक्टर था। पैकिंग मतलब केटायन एनायन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो गया कि जैसा हम सोच रहे थे कि लैटिस वीक होना चाहिए, वो लैटिस स्ट्रॉन्गर हो गया। यहां आ जाओ इस जगह पर, NaCO3 से लेकर के CSH दे रखा है आपको, दे रखा है। ये फर्स्ट से ही है, बाइकार्बोनेट दे रखे हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वगैरह के, है ना। इनके अंदर ऑर्डर भाई बाइकार्बोनेट आयन कॉमन है। कौन सा आयन कॉमन है? ये कॉमन है। लार्ज के स्मॉल? लार्ज है। लार्ज है तो ऑर्डर डिक्रीजिंग आना चाहिए था, लेकिन यहां भी ऑर्डर कैसा आता है? इंक्रीजिंग ही आता है ऑर्डर यहाँ पे, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। क्यों आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे? इसकी सबसे कम क्यों हो गई, सबसे ज्यादा क्यों हो गई इसकी? यहाँ पर समझाता हूं, मैंने आपको पहले बताया हुआ इसका ऑर्डर। आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसे समझाया था कि जब NaCO3 के बारे में याद हो तो इसने बनाया था पॉलीमेरिक एनायन लैटिस। याद है? H बॉन्डिंग हो रही थी। मैंने कहा था बीच में कैटायन छोटा है तो एनायन का कांटेक्ट ज्यादा है, आपस में जुड़ते 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 पॉलीमर बनाया था। H बॉन्डिंग के अंदर पड़ा था बेटा, याद आ गया? रिवाइज आ गया? तो वो पॉलीमर बना था। अगर ये आपस में जुड़ते 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 पॉलीमर बनाता है तो पानी के साथ में H बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपस की H बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो रही है। पानी के साथ क्यों करेगा? और पानी के साथ H बॉन्डिंग नहीं करेगा तो सॉल्युबल भी, इसलिए लीस्ट सॉल्युबल है। आज समझ में? लेकिन यहां से यहां आने पर पॉलीमर बना था, डाइमर रह गया था। क्यों? क्योंकि बीच में कैटायन का साइज बड़ा हो गया था। याद है? डस्टर लेके बताया था। तो एनायनिक कांटेक्ट कम हो गया। मैक्सिमम पॉलीमर से कहां तक गया था? डाइमर तक। डाइमर तक गया था, मतलब ये पानी में घुल सकता है, इसलिए ये सॉल्युबल था। इसके कंपेरिजन में ज्यादा सॉल्युबिलिटी। और यहां तो रुबिडियम सीजियम का साइज और बड़ा हो गया बीच में। अब तो एनायनिक कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। इसका मतलब अब तो पानी के साथ में एच बॉन्डिंग करेंगे, आपस में एच बॉन्डिंग के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसलिए पानी के साथ में एच बॉन्डिंग करेंगे तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम की मिनिमम मैक्सिमम आ रही है। आई बात समझ में? आया दूसरे एक्सेप्शन का रीजन समझ में? आ जाओ तीसरे फैक्टर पे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला ध्यान समझना। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ नीट। नीट में आज तक नहीं आया, आएगा भी नहीं कभी भी, है ना। पर एनसीईआरटी मेंशन करती है तो लिखना पड़ रहा है अपने को, है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, ध्यान समझना। अभी अपने थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ लिखा था, अपने क्या लिखा था? अपने लिखा था साइज ऑर्डर, लिखा था अपने साइज ऑर्डर में कि सेकंड एक कैटायन जो है वो छोटे हैं पोटेशियम प्लस से बड़ा है Cl माइनस। याद है आपको? ये साइज का ऑर्डर लिखा था अपने, लिखा था थोड़ी देर पहले। अब इस ऑर्डर का देखो यूज आने वाला है यहाँ पे। करें स्टार्ट। ये महाभयंकर एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 में ऑर्डर कम हो जाता है और 2 में बढ़ जाता है। कितना अजीबोगरीब है। या तो पूरा बढ़ता है या पूरा घटता है ना। 2 में कम और 2 में बढ़ जाता है। अब इसको समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे कि 2 में बढ़ा और 2 में घटा क्यों, 2 में घटा और 2 में बढ़ा क्यों, समझना ध्यान से। लाइव वालों आप भी ध्यान से देखना। यहां से यहां तक अगर आप देखो तो Cl माइनस कॉमन आयन कौन हो गया? Cl माइनस हो गया, है ना। और जुड़ा हुआ कैटायन कौन कौन है? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस। सही है। Cl माइनस का साइज पोटेशियम से बड़ा कि छोटा? बड़ा है। इसका मतलब Cl माइनस जो है अगर पोटेशियम से बड़ा है तो सोडियम से तो बड़ा ही होगा, लिथियम से तो बड़ा ही होगा। मतलब यहां से यहां तक कॉमन आयन लार्ज है। कौन सा है? लार्ज है। किससे? कैटायन से। तो सही है, लार्ज कैटेगरी में आ रहा है। और लार्ज कैटेगरी का कॉमन आयन होता है तो ऑर्डर डिक्रीजिंग आता है या इंक्रीजिंग आता है? डिक्रीजिंग आता है। देखो डिक्रीजिंग आ रहा है, शुरू में 2 में कम आया। आया समझ में? हाँ। अब बताओ यहां पर कॉमन आयन कौन है? यहां से लेके यहां समझना, Cl माइनस यहां से लेके यहां तक भी Cl माइनस ही कॉमन आयन है क्या? लेकिन अब साथ में जुड़ा हुआ कैटायन कौन सा है? रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। क्या रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस Cl माइनस से बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। तो यहां से यहां तक कॉमन आयन कैसा हो गया? स्मॉल हो गया, है ना। और कॉमन आयन छोटा हो तो ऑर्डर बढ़ते क्रम में आता, इसलिए बढ़ते। आया समझ में कि 2 में घटा क्यों, 2 में बढ़ा क्यों? समझ में आया प्रोसेस पूरा? आ जाओ लास्ट वाले पे देखो। यहाँ पर BF2 से लेकर के BF2 तक जा रहे हो, है ना। क्या है? सारे सेकेंडरी के फ्लोराइड्स हैं। आपको दिया गया एक्सेप्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या निकल के आता है ना। ये तो हटा दो, आप लोग समझ में आ गया होगा। आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछे कभी नहीं जाएंगे, तो आप लिख करके कंफ्यूज होने का काम है मत रखो, याद रख लो, ज्यादा बेटर है ना। समझा दिया मैंने आपको। BF2 से लेके BF2 तक जा रहे हैं, है ना। अब मैं बोलता हूं इनके अंदर कॉमन आयन कौन चल रहा है? F माइनस। छोटा के बड़ा? छोटा। कॉमन आयन कैसा हो गया? छोटा। छोटा है तो ऑर्डर कैसा आना चाहिए? बढ़ते क्रम में आता भी है। फिर एक्सेप्शन क्या हुआ सर इसमें? अगर यही ऑर्डर आ रहा है तो एक्सेप्शन ये हुआ कि जो लास्ट आ रहा है ये चल जाता है एक्चुअली फर्स्ट पे, यहां आ जाता है इसका ऑर्डर, मैक्सिमम हो जाती है BF2 की सॉल्युबिलिटी।
लास्ट की जगह कहां, फर्स्ट पे आ जाता है। अब ऐसा क्यों, लास्ट की जगह फर्स्ट पे कैसे चला गया, मतलब इसको यहां मत लिखना, यही लिखना BF2 को। BF2 की सॉल्विटी मैक्सिमम क्यों हो गई, समझाऊं? देखो ध्यान से, यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है, आप बताओ, आप किसमें सॉल्विटी चेक कर रहे हो, पानी में। किसमें चेक कर रहे हो, पानी में चेक कर रहे हो। तो आपने क्या करा, इन सभी कंपाउंड को किसमें डाला, पानी में डाला, है ना। BF2 जैसे ही पानी में गया, BF2 कुछ ऐसा है, सही है। देखा जाता है कि BF2 में F की EN तो बहुत ज्यादा है और B की EN कम है, तो ये बॉन्ड पे जो डेल्टा EN है वो बहुत ज्यादा हुआ, ये बॉन्ड पे भी जो डेल्टा EN है वो बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि EN का डिफरेंस ज्यादा खासा है, अच्छा खासा है। तो ये बॉन्ड बहुत पोलर, ये बॉन्ड भी बहुत पोलर है ना। किसी भी पोलर सॉल्वेंट में कंपाउंड को डालते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में, जैसे अपन बोलते हैं लाइट इज ऑल लाइक, तो जो ज्यादा पोलर होंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, है ना। पोलर सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होती है बताओ, ज्यादा पोलर बॉन्ड पे अटैक करता है या कम पोलर बॉन्ड पे, ज्यादा पोलर पे, पोलर पोलर पे अटैक करेगा। BF2 में दोनों बॉन्ड पे डेल्टा EN की वैल्यू अच्छी खासी होने के कारण इन पे पोलैरिटी बहुत अच्छी देखी गई। दोनों बॉन्ड ज्यादा पोलर दिखे तो पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में इस पे अटैक करके इसको तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा तो यहां से क्या अलग हुआ बेटा, एक साइड से अलग, यहां से क्या निकला, एक तो निकला B+2 और दो निकले F-। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, क्या पानी में ये आयंस फ्री हो गए, पानी द्वारा हो गए, पानी ने बॉन्ड तोड़ दिए पोलैरिटी के कारण से और आयंस को फ्री कर दिया। अब जैसे पानी में आयंस आते हैं, पानी का काम क्या होता है, हाइड्रेशन। क्या काम होता है, हाइड्रेशन, घेरना चालू कर देगा, है ना। अब हाइड्रेशन कब ज्यादा होता है, जब साइज चार्ज, साइज छोटा और चार्ज ज्यादा हो। क्या साइज बहुत छोटा है, क्या चार्ज भी ज्यादा है, क्या साइज बहुत छोटा है, तो इनका हाइड्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। इतना भयंकर हाइड्रेशन किया इसका पानी ने कि He का मैग्नीट्यूड जो निकला, He जो निकली वो इतनी ज्यादा निकली कि इसकी सॉल्विटी को मैक्सिमम कर दिया, इसकी सॉल्विटी को मैक्सिमम कर दिया, क्योंकि He का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा सॉल्विटी ज्यादा होगी। आया समझ में। कॉमन आयन जब छोटा होता है तो हम आंसर किसे देते हैं, He से क्या Le से, Le से, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो BF2 लीस्ट आना चाहिए था और BF2 मैक्सिमम, लेकिन ये लीस्ट से फर्स्ट पे कैसे आ गया, क्योंकि इसमें Le की जगह H डोमिनेट कर गई। कैसे डोमिनेट कर गई, क्योंकि बॉन्ड इतने पोलर थे कि पानी ने जब बॉन्ड्स को तोड़ा तो दोनों जो आयंस, तीनों जो आयंस फ्री हुए, बेरिलियम+2 और 2F-, वो इतने छोटे साइज के हुए कि पानी ने जब उसका हाइड्रेशन करना स्टार्ट किया तो इतनी He निकाल दी कि उसकी सॉल्विटी इन सबसे मैक्सिमम हो गई। बात समझ में आया क्या, इसलिए फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करता है। आया समझ में, चारों एक्सेप्शन के रीजन समझ में आए, छापो, फुल स्पीड में छापो। एक मिनट बस, पूरी चीजें सुना करो, चीजें पूरी सुना करो, ध्यान से सुना करो। मैं देखता हूँ कुछ कुछ बच्चे बीच में क्या होते हैं ना, बस इधर मुंह कर लेते हैं, ऐसे मुंह कर लेते हैं, इधर देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो रिदम खो देते हैं। बीच बीच में से अगर तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा भी स्किप हुआ, एक भी चीज मिस हुई, तो तुम्हें लगेगा मुझे आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो आगे तुम सुनना ही छोड़ देते हो। लेकिन तुम अगर नोटिस करो ना बेटा, तो हर चीज को 3 3 बार बोलता हूं मैं। जैसे मैंने BF2 का भी पोलर बॉन्ड बताया आपको, 2 बार बोला, 3 बार बोला कि B और F में पोलैरिटी ज्यादा थी, पानी ने तोड़ा, पोलैरिटी ज्यादा थी, पानी ने तोड़ा, 3 आयन अलग हुए, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ। अगर आपका एक बार छूट गया तो दूसरी बार समझ में आ जाएगा, दूसरी बार छूट गया तीसरी बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको लगता है पहली बार छूट गया तो अब आगे समझ में नहीं आने वाला, और इधर उधर देखने लग जाते हो, दीवारों को ही देख रहे हैं। अरे दीवारों को क्या देख रहे हो, है ना, बोर्ड पे ही देखो, आ जाएगा सुनने में, समझ में। तो रिदम पूरी बनाए रखा करो, चीजें सुना करो। लाइव वालों, सारे पॉइंट क्लियर।
8 नंबर में तनिषा BeF2 BeCl2 BeBr2 BeI2 दे रखा है ना, बेरिलियम के हैलाइड्स। और बेरिलियम के हैलाइड्स हो या P, D ब्लॉक के कंपाउंड्स हो, आपको इनमें पोलराइजेशन आंसर देना था। अब B+2 कैटायन तो सब में कांस्टेंट हो गया, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है एनायन F- से लेकर के I- तक। और पोलराइजेशन कब ज्यादा होता है? जब एनायन का साइज बड़ा हो। तो F- से सबसे बड़ा है I-, यहाँ पर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, वहां पर BeI2 में पोलराइजेशन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इसलिए उसकी सबसे कम और BF2 की सबसे ज्यादा। अब क्लियर? गंगाधर सॉल्युबिलिटी बराबर नहीं हो सकती है बेटा, सभी क्लोराइड सॉल्युबल है, लेकिन किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा और किसी की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो वो कम ज्यादा का ऑर्डर ही यहाँ लिखा है, सबके सब सॉल्युबल होने का मतलब ये नहीं कि बराबर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ गया, कोई ज्यादा सॉल्युबल होता है कोई कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। लिथियम लिथियम के बीच में रिपल्शन नहीं है, इस तरह से अरेंज होते हैं दोनों लिथियम कैटायन कि उनके बीच में रिपल्शन नहीं होता है, एक निश्चित दूरी, एक सर्टेन डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। सौरभ हो गया क्लियर? पल्लवी ओके। ये क्लास कौन सी बिल्डिंग में लग रही है बेटा? एलन की बिल्डिंग में बेटा। नहीं, रीजंस जरूरी नहीं है एक्सेप्शन के, लेकिन ठीक है, आपके मन में जो डाउट रहते हैं ना, उनको जहां पर रीजन अवेलेबल है वहां बताऊंगा, बस। आपकी इच्छा हो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रीजंस कभी नहीं पूछे जाएंगे, है ना। जो लिखने की चीज है वो लिखवा रहे हैं, जिसका पूछा जाता है वो लिखवा दिया मैंने। यहाँ पे पूछा जाएगा BF2 की सॉलिडिटी मैक्सिमम क्यों हो गई, क्योंकि उसका हाइड्रेशन मैक्सिमम हो गया। ये पूछा हुआ है तो लिख लो इसको यहाँ। इन ऑर्डर्स में कभी भी नेट ऑर्डर भी नहीं पूछेगा, इस वाले में कभी ये नहीं पूछेगा ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, किसी की कम किसी की ज्यादा तो हो रही है, पूरा सबसे ओवरऑल निकाले तो क्या होगा, तो ये कभी नहीं आएगा, वो पूरा डेटा देखना पड़ेगा आपको, है ना। नॉर्बाइड, कितने बजे ओवर होती है क्लास, मतलब वो 8 बजे तक का टाइम है ना आराम से। हाँ, ये हो गया पूरा सभी का, बता दूं।
आर्टिफिशियल डायमंड के आगे ये कार्बोरेंडम, ये RA है कार्बोरेंडम, और ये कोरेंडम, और ये डायमंड के बाद में लिखा हुआ नॉर्बाइड, आर्टिफिशियल डायमंड नॉर्बाइड। ये यहां कह रहे हो क्या? SiO2। नॉर्बाइड। सब ध्यान से देखो अब बोर्ड पे। लाइव वालों तुम साथ साथ लिख लेना बेटा इसको, क्योंकि अब टाइम कब एंड हो जाए मीटिंग पता नहीं है ना, लिख भी लेना इसको साथ साथ। अब देखो, अब ठीक है सब एक बार बोर्ड पे देखो, समझो इसको ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट है। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर दो फैक्टर्स हैं। किसी भी कंपाउंड को आप मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझो पहले मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है इसका? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ आप फेज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं सॉलिड को किसमें लेके जा रहे हो? मोल्टन फॉर्म में लेके जा रहे हो, लिक्विड फॉर्म में लेकर के जा रहे हो, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जब भी आप बॉईल करते हो या मेल्ट करते हो, तो बताओ मेल्ट या बॉईल करते वक्त कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं? इंटरमोलिकुलर या अंदर के बॉन्ड? मॉलिक्यूल्स के बीच के या मॉलिक्यूल के अंदर का? मॉलिक्यूल्स के बीच के। क्योंकि वाटर को अगर देखोगे लिक्विड में तो वाटर ही होता है H2O, और वेपर में तब भी वो H2O ही रखता है फॉर्मूला। मतलब वेपर जब बनाया आपने, बॉइलिंग किया, पानी को उबाला, तो उबालने पे जो उसकी भाप बनी, वेपर बनी, उसका फॉर्मूला भी सेम है। इसका मतलब उबालने पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर के OH बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए हैं, वाटर के बीच के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं। तो बॉईल करते हुए, मेल्ट करते हुए आप कौन से बॉन्ड तोड़ते हो? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करते हो। पहली बात क्लियर। दूसरा, अब यहां वही चीज करनी है आपको। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Le देखना है, पोलराइजेशन देखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड में अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर किसी कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कौन से कैटर बढ़ेंगे? कोवलेंट कैटर बढ़ेंगे। कोवलेंट कैटर बढ़ेंगे तो कौन से कैटर कम होंगे? आयनिक कैटर कम होंगे। आयनिक कैटर कम होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो एक तरह से देखा जाए तो उसको मेल्ट करना उतना ही आसान रहेगा, और मेल्ट करना आसान रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम रहेगी। तो पोलराइजेशन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम होती है, Le बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है। तब कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है? वही सेम। Le लगाओगे जब S ब्लॉक के कंपाउंड दे रखे हो या आयनिक कंपाउंड दे रखे हो, सीधा आयनिक कंपाउंड देखे Le लगा दो। और या P, D ब्लॉक के कंपाउंड दे रखे हो या प्योरली कोवलेंट कंपाउंड दे रखे हो तो क्या लगाओगे? पोलराइजेशन लगाओगे। आया समझ में? है ना। एक ऑर्डर ऑफ हार्डनेस में नहीं लिखा है कि डायमंड नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा ही होता है। B4C ये आर्टिफिशियल डायमंड है, मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। नॉर्बाइड इसे कहा जाता है। हार्डनेस उतनी रखता है जितनी डायमंड रखता है, थोड़ी सी कम होती है बस, है ना।
ये SiC है जो अपने आप में कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है, और Al2O3 को अपन एल्यूमिना बोल दो या कोरेंडम बोल दो, एक ही बात है। ये चार ऐसे सब्सटेंस है नेचर में पाए जाने वाले जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या हार्डनेस रखते हैं। हार्डनेस की बोलो, मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं बोल सकते हैं, हार्डनेस सबसे ज्यादा रखते हैं वो ये रखते हैं। कभी हार्डनेस का क्रम पूछ ले, ऑर्डर पूछ ले तो बता सकते हो, ठीक है। अब आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। आपने क्या बोला, कौन से कंपाउंड्स में मतलब मेल्टिंग करते हो या बॉइलिंग करते हो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं? इंटरमोलिकुलर। कौन से? इंटरमोलिकुलर। तो मैं कहता हूं कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को जब ब्रेक करना है तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अभी इसको मत देखना, है ना, पहले आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, जिसको आपको वीकन करना है, तोड़ना है, उसको पिघलाने के लिए। अगर कैटायन एनायन से अलग हो गया तो वो अपने आप ही पिघली हुई स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड से मोल्टन हो जाएंगे, कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। याद है आपको, NaCl सॉलिड में कंडक्टिव नहीं था, लेकिन पिघली हुई अवस्था में कंडक्टिव होता है, और पानी में तो सबसे ज्यादा होता है, याद है। तो आयनिक कंपाउंड पिघल जाए अगर, मतलब कैटायन और एनायन को आपने अलग कर दिया, तो कैटायन एनायन के बीच के अट्रैक्शन को वीक करना है। और आपको पता है कैटायन एनायन का अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। इसका मतलब उसको वीक करने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कौन से आएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में दो तरह के फोर्स वर्क करेंगे, सुना ध्यान से। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कोवेलेंट जिसमें बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट है, उनको अपन कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। अब कोवेलेंट कंपाउंड का दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड से दो प्रकार के बॉन्ड बन सकते हैं। एक कोवेलेंट दूसरे कोवेलेंट से या तो एच बॉन्डिंग से जुड़ सकता है ना। एच बॉन्डिंग से कैसे? जैसे वाटर कैसा है? कोवेलेंट है। वाटर, दूसरा वाटर भी कैसा है? कोवेलेंट है। लेकिन दोनों में बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में दो प्रकार की बॉन्डिंग पॉसिबल है। एक तो या तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कब? जब H F से या O से या N वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, तब H बॉन्डिंग होगी। बोलो समझ में आ रहा है ना। और अगर H बॉन्डिंग नहीं है तो दूसरा अट्रैक्शन फोर्स है वॉन डर वाल। कौन सा है? वॉन डर वाल। क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस फिर वॉन डर वाल ही वर्क करते हैं। दो ही तरह से अट्रैक्शन से जुड़े रह सकते हैं वो, या तो वॉन डर वाल होगा या H बॉन्ड होगा। H बॉन्ड है तो वॉन डर वाल नहीं है, वॉन डर वाल है तो H बॉन्ड नहीं है। आई बात समझ में, है ना। अरे बोलो ना। हाँ, अब बताओ H बॉन्ड और वॉन डर वाल में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? H बॉन्ड की। इसलिए H बॉन्ड को आगे रखा है, वॉन डर वाल को पीछे रखा है। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। सेकंड पे कौन आएगा? कोवेलेंट वाला। कोवेलेंट में क्या चेक करोगे आती कि वॉन डर वाल है या H बॉन्ड है? H बॉन्ड है तो H बॉन्ड है, H बॉन्ड नहीं है तो वॉन डर वाल है। H बॉन्ड है तो H बॉन्ड है, और H बॉन्ड नहीं है तो वॉन डर वाल है। और अगर H बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? वॉन डर वाल वाले से। मान लो आपको दो तरह के डिफरेंट कंपाउंड दिए, बोला एक में चेक करो, इसमें चेक करो। इसका चेक करा तो वॉन डर वाल निकला, इसका चेक करा तो H बॉन्ड निकला, दोनों कोवेलेंट थे। तो फिर H बॉन्डिंग वाले को आगे कर देना, वॉन डर वाले को पीछे कर देना। मेल्टिंग पॉइंट आया समझ में। तीसरे नंबर पे लिया कौन सा? मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इनके बीच में आती है। आया समझ में। अब इन सब में आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होता है किसी किसी कंपाउंड्स का, उनको अपन बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ऐसे सॉलिड्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से बनकर के एक जायंट नेटवर्क बनता है। जायंट नेटवर्क मतलब एक कार्बन को, जैसे डायमंड है। अब डायमंड की बात करें तो एक कार्बन चार कार्बन से, बोलो सही है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। वो चार कार्बन अगले चार चार कार्बन से जुड़े होते हैं, बोलो सही है। वो फिर अगले से, वो फिर अगले से, वो फिर अगले से। अगर आपको डायमंड को पिघलाना है तो एक कार्बन के बीच में दूसरा कार्बन, दूसरे के साथ में तीसरे, चौथे, पांचवें कार्बन, सबके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बोलो ना, तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको इतने सारे बॉन्ड एक साथ तोड़ने पड़ेंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा कि वो कई हद तक आयनिक कंपाउंड को ओवरकम कर जाएगा। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक एटम अगले चार से या अगले तीन से, फिर वो अगलों से, फिर वो अगलों से, फिर वो अगलों से जुड़ते 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 एक जॉइंट सॉलिड बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। उनको वीक करने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए आपको कई सारे बॉन्ड तोड़ने, एक आध बॉन्ड नहीं तोड़ना है। और इतने सारे बॉन्ड तोड़ने हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ये हैं, इनको जॉइंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। B4C, SiC, SiO2, AlN एक्सेट्रा। इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होता है। आया समझ में? इतना क्लियर। अब मुझे यहां पर देखो, आप ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है जो अप्लाई करने हैं मुझे। पहला काम आपका क्या है, ये चेक करो आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक है तो आगे कर दो, कोवेलेंट है तो पीछे कर दो, है ना। आयनिक एक से ज्यादा है तो Al लगा दो, कोवेलेंट एक से ज्यादा है तो पोलराइजेशन लगा दो। आया समझ में? चलो, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, सब ध्यान से देखना। यहां से यहां देखोगे ये कंपाउंड कोवेलेंट है। क्या है ये? कोवेलेंट। क्योंकि लिथियम का फ्लोराइड ही आयनिक था।
क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड कोवलेंट है, याद है वो पॉइंट? हाँ, तो ये कोवलेंट है। और ये सारे कौन से हैं? आयनिक, क्योंकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का कोई भी कंपाउंड नेचर में कोवलेंट होता ही नहीं है। तो ये कौन से हो गए? आयनिक। ये कौन सा हो गया? कोवलेंट। कोवलेंट वाला तो लास्ट में आएगा, कोवलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक का ज्यादा होता है। बोलो सही है। अब इनमें क्या चेक करोगे? लेडिस एनर्जी। क्या चेक करोगे? आयनिक कंपाउंड आ जाए तो लेडिस एनर्जी, यहां से यहां +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 सेम हो गया। तो क्या चार सेम है? गो फॉर द रेडियस फैक्टर। यहां से आ जाओगे, कैटायन की रेडियस बढ़ रही है, अगर कैटायन की रेडियस बढ़ेगी तो यू कम होगा, यू कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा और ये फिफ्थ आएगा। इतना क्लियर? आ जाओ इस पे निकालो। मैं कहता हूं ये वाला भी कोवलेंट है। कैसा है ये? कोवलेंट कंपाउंड है। ये कोवलेंट कंपाउंड यहां पर है। अरे क्या यार, टाइम कम हो ना तो ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये कैसा है? कोवलेंट है। ये वाला कोवलेंट है ना? तो ये तो लास्ट में आने वाला है, क्योंकि ये बाकी सारे कैसे हैं? आयनिक है, क्योंकि मैग्नीशियम का फ्लोराइड आयनिक था, क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड कोवलेंट थे, और कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम का भी कोई भी कंपाउंड नेचर में कोवलेंट होता ही नहीं है। तो आगे बेटा यहाँ पे तो ये आयनिक है। अब बस लगा दो एली, यहां से यहां जाने पे वही कैटायन की रेडियस बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट, कैटायन की रेडियस बढ़ रही है तो यू कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बोलो सही है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये लास्ट फिफ्थ। बोलो सही है। इस पे आ जाओ। ये तीनों आयनिक है, तीनों कोवलेंट। सोडियम का हर कंपाउंड आयनिक, मैग्नीशियम का फ्लोराइड आयनिक था, क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड कोवलेंट थे, एल का भी F3 आयनिक था, Cl3Br3I3 कोवलेंट थे। वो नोट का पॉइंट याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट का पॉइंट, है ना? तो तीनों कैसे हैं? आयनिक। लगा दो एली, +1 -1 +2 -1 +3 -1 1 × 1 1 2 × 1 2 और 3 × 1 3। क्या यहां से यहां जाने पे यू बढ़ रहा है? यू बढ़ेगा तो एमपी भी ऑर्डर आ गया। कर लोगे? आ जाओ इस पे। NaCl कैसा है? आयनिक है। और ये दोनों कैसे हैं? कोवलेंट हैं। तो कोवलेंट ये कैसे हैं? दोनों कोवलेंट हो गया। Mg का सिर्फ F2 आयनिक था, है ना? Al का सिर्फ F3 आयनिक था, बाकी सब कोवलेंट थे। तो ये आयनिक और ये कोवलेंट, आयनिक को पहले आगे कर दो। कोवलेंट में अब एक से ज्यादा आगे लगा दो पोलराइजेशन। क्या लगाओगे? पोलराइजेशन। अब Cl- को ज्यादा पोलराइज कौन करेगा? +2 वाला Mg या +3 वाला कैटायन? तो ज्यादा पोलराइजेशन यहां होगा, कोवलेंट कैटर बड़े, कोवलेंट कैटर बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। तो यहां से यहां जाने पर 5 बड़ा, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो गई। क्लियर सभी को? इस पर आ जाओ। AlF3 आयनिक, AlCl3 कोवलेंट। आयनिक और कोवलेंट, आयनिक को वैसे आगे कर दो, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, है ना? NaCl कैसा है? आयनिक है। ये कैसे हैं? कोवलेंट। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि डी ब्लॉक के हैं। किसके हैं? और डी ब्लॉक पी ब्लॉक कंपाउंड आ जाए अगर, तो कोवलेंट कैटाडोम। किससे आंसर देना है? पोलराइजेशन से। तो इनमें लगाओगे पोलराइजेशन, इसमें आयनिक देख करके आगे कर दो, है ना? और ये पोलराइजेशन सॉल्व कर लो। पोलराइजेशन में बताओ Cl- को कौन ज्यादा पोलराइज करेगा बेटा? +1 वाला या +2 वाला? हाँ, तो यहां से यहां आने पे 5 बड़ा, 5 बड़ा तो फिर मेल्टिंग पॉइंट घटा, तो ऑर्डर आ गया। आया? ये कौन से ब्लॉक के कंपाउंड है? कौन सा ब्लॉक का है? डी। ये Ag डी ब्लॉक का। किसका है? पी ब्लॉक डी ब्लॉक कंपाउंड में अगेन पोलराइजेशन। यहां से यहां जाने पर आप देखोगे तो F- से I- का साइज सबसे बड़ा है, जिसका ज्यादा पोलराइजेशन होगा। बोलो ना, अरे बोलो ना, साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? साइज ऑफ एनायन जो है वो बढ़ रहा है। ये बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। बोलो सही है। ऑर्डर आ गया। यहां बताओ, ये तीनों आयनिक के कोवलेंट, तीनों कोवलेंट है। लिथियम का फ्लोराइड आयनिक था, क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड कोवलेंट था। बी का तो सिर्फ, बेरिलियम का तो सिर्फ कार्बाइड ही आयनिक होता था, याद है? लास्ट में लिखा था। बाकी सब कैसे होते हैं? कोवलेंट है। ये भी कोवलेंट है। और BCl तो है ही कोवलेंट। क्यों? ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच बॉन्ड ही कौन सा बनता है? कोवलेंट ही बनता है। आयनिक बॉन्ड तो मेटल नॉन मेटल बनता है। आया समझ में? तो तीनों कैसे हो गए? कोवलेंट। लगा दो पोलराइजेशन। यहां से यहां जाओगे, Cl- को कौन ज्यादा पोलराइज करेगा? लिथियम +1 वाला या +2 वाला या +3 वाला? तो प्लस यहां से यहां जाने पे 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा तो U कम होगा, सॉरी 5 बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ऑर्डर के साथ कर सकते हो। अभी बहुत सारे ऑर्डर बाकी हैं, कम से कम 25 30 30 35 ऑर्डर बाकी है, 25 ऑर्डर बाकी है ना? 30 35 इसके बाद। अभी नहीं करेंगे, ये करो बस, आज कल करेंगे। हाँ फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, खींच लो। और जो समझाया है वो भूलना नहीं। अब लेक्चर कल है कि नहीं है? है ना? पक्का? बस ठीक है। लाइव वालों ऑल क्लियर बेटा? सारे ऑर्डर समझ में आ गए? ओके। CuCl2 के पहले था CuCl, Cl बड़ा है बस। लिख रहे हो लाइव वालों या लिख लिया? एंड करूं मीटिंग?
अरे नहीं यार, उनके तो खत्म ही होने पे आया, बॉन्डिंग कल खत्म हो जाएगा। तुम्हारे तो अभी तीन तीन लेक्चर का मामला पीछे चल रहा है। 3 लेक्चर कैसे कवर होंगे आधे आधे घंटे में? आधा घंटा भी कहाँ हुआ, उसमें बीच में लोग करने लग जाते हैं, पता नहीं, दिमाग तो आधा वहां खराब हो जाता है। हालांकि बिल्कुल लीव कर सकते हो बेटा, जिसका हो गया वो लीव कर सकते हैं आराम से। अरे तुम साइड में से हटो, उसमें दिख नहीं रहा उनको, चलो। वो लिख रहे हैं, जिसका हो गया हो जाओ। हाँ जिसका हो गया हो जाओ। क्या हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं होगा। लाइव वालों हो गया बेटा सभी का? कोवलेंट सॉलिड का लास्ट एग्जांपल AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। निकिता हो गया बेटा? हो गया होगा बेटा, है ना, मीटिंग एंड कर रहा हूं। वैसे भी अपने आप हो जाएगी अभी ना 2 मिनट बाद।